गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी एनवायरमेंटल, अर्थात पर्सनैलिटी के समाज के पर्यावरणीय निर्धारक। पर्यावरणीय निर्धारक से तात्पर्य वैसे कारकों से होता है जो व्यक्ति के जीवन काल में मौजूद होते हैं और उनके व्यक्तित्व के विकास की दिशा एवं मात्रा को प्रभावित करते हैं। इसे सामाजिक सांस्कृतिक कारक या सोशियो कल्चरल फैक्टर्स या डिटर्मिनेंट्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये सभी कारक व्यक्ति के सामाजिक संस्कृति में मौजूद होते हैं। इसके तहत आने वाले कारकों को हम 5 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले है सोशल डिटर्मिनेंट्स और फैक्टर्स, बी फैमिली डिटर्मिनेंट्स और फैक्टर्स, सी एजुकेशनल फैक्टर्स, डी कल्चरल फैक्टर्स एंड ई इकोनॉमिक फैक्टर्स। सबसे पहले हम लेंगे सोशल फैक्टर्स। सोशल फैक्टर्स क्या होते हैं, हम ये लेते हैं, अर्थात सामाजिक निर्धारक क्या होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी समाज में जन्म लेता है। समाज द्वारा कुछ विकासात्मक कार्य या अधिगम अनुभूतियाँ प्रत्येक उम्र के लिए निर्धारित की जाती है, जिसे उस उम्र या आयु के प्रत्येक व्यक्ति को सीखने की प्रत्याशा होती है। सामान्यतः प्रत्येक सामाजिक समूह अपने सदस्यों को कम से कम 2 चीज़ें सीखने की उम्मीद अवश्य रखता है, जिनसे उसका व्यक्तित्व प्रभावित होता है। ये 2 चीज़ें हैं सामाजिकृत होने की उम्मीद तथा एक अनुमोदित सामाजिक भूमिका, अप्रूवल सोशल रोल। सीखने की उम्मीद, सामाजिकृत होने की उम्मीद में समाज यह प्रत्याशा करता है कि उसके सदस्य इस तथ्य को सीखने की समाज किसे उचित व्यवहार कहता है तथा किसे अनुचित व्यवहार कहता है में अच्छे भली प्रकार से वो समझ सके। सामाजिक भूमिका से तात्पर्य एक ऐसे प्रचलित या प्रथागत व्यवहारों के पैटर्न से होता है जिसे सामाजिक समूह के सदस्यों द्वारा परिभाषित किया जाता है और समूह के पद के अनुसार प्रत्येक सदस्य से करने की उम्मीद होती है। सामाजिक भूमिका द्वारा सीखे जाते हैं, सामाजिक भूमिका सदस्यों द्वारा सीखे जाते हैं, जैसे व्यक्ति एक पिता, पत्नी, शिक्षक, छात्र, नेता आदि की भूमिका को सीखता है। इस प्रकार ये जो सामाजिक निर्धारक हैं, ये व्यक्ति के व्यक्तित्व के ऊपर बहुत अधिक प्रभाव डालते हैं। मनोवैज्ञानिकों द्वारा किए गए अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ है कि ये कारक व्यक्तित्व के विकास को काफ़ी प्रभावित करते हैं और ये कारक जो है, ये सामाजिक कारक निम्न प्रकार से हैं। सबसे पहला है अर्ली सोशल एक्सपीरियंसेस। अर्ली सोशल एक्सपीरियंसेस क्या है? अधिगम सामाजिक अनुभूतियाँ। प्रत्येक व्यक्ति का जन्म एक समाज में होता है और जन्म के समय वह न तो सामाजिक होता है और न ही असामाजिक और न ही समाज विरोधी। जब छोटा सा बच्चा जब जन्म लेता है, वो ना तो वो सामाजिक होता है, न असामाजिक और ना ही वो एंटी सोशल समाज विरोधी होता है। वह समाज के अन्य व्यक्तियों के साथ अंतःक्रिया करके कुछ सामाजिक अनुभूतियाँ प्राप्त करता है तथा एक खास तरह की सामाजिक मनोवृत्ति विकसित करता है। वह इस तरह की मनोवृत्ति एवं अनुभूतियों का घर में तथा घर के बाहर साथियों से अंतःक्रिया करके सीखता है। अर्थात जैसे जैसे वो बड़ा होता है, वह दूसरों के साथ में घर में और बाहर जैसे जैसे अंतःक्रिया करता है, वह नया व्यवहार जो है सीखता है। यदि उसकी यह मनोवृत्ति एवं अनुभूतियाँ अनुकूल हैं तो उसमें एक सामाजिक व्यक्ति बनने की प्रेरणा उत्पन्न होती है, परंतु यदि प्रतिकूल हुई तो वह असामाजिक और बाद में वह समाज विरोधी व्यक्तित्व विकसित कर लेता है। सेकंड पॉइंट है सोशल डेप्रिवेशन। सोशल डेप्रिवेशन अर्थात सामाजिक वंचन। सामाजिक वंचन का प्रभाव भी व्यक्तित्व विकास पर काफ़ी पड़ता है। सामाजिक वंचन से तात्पर्य पर्याप्त सामाजिक संपर्क स्थापित करने के
अवसर से वंचित रहने से होता है। जब बच्चा या वयस्क किसी कारण से, जैसे भौगोलिक अलगाव, पारिवारिक परिस्थिति, प्रतिकूल सामाजिक मनोवृत्ति के कारण समाज के अन्य लोगों के साथ में पर्याप्त अंतःक्रिया नहीं कर पाता, तो इस स्थिति को सामाजिक वंचन कहा जाता है। सामाजिक वंचन व्यक्तित्व पर कुठाराघात ही करता है तथा उसके विकास की दिशा को अवरुद्ध कर देता है। सामाजिक वंचन व्यक्तित्व के लिए कितना हानिकारक होगा, यह इन बातों पर निर्भर करता है। सबसे पहले है एज ऑफ पर्सन विच डेप्रावेशन अकर्स, व्यक्ति की आयु जिस पर वंचन उत्पन्न हुआ है। मनोवैज्ञानिकों द्वारा किए गए अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ है कि सामाजिक वंचन दो अवस्थाओं के व्यक्तियों के लिए अधिक नाशक होता है। कम उम्र या अधिक आयु वाले जो व्यक्ति हैं उनके लिए, दोनों तरह की, अर्थात कम उम्र या आयु में वंचन उत्पन्न हो जाना या फिर अधिक आयु होने पर वंचन उत्पन्न हो जाना। व्यक्ति की ये दोनों अवस्थाएं कुछ ऐसी होती हैं जिस पर व्यक्ति न तो आत्म पर्याप्त सेल्फ सफिशिएंट होता है और न ही उस अवस्था में पर्याप्त उत्तरदायित्व एवं कार्यभार होता है। एक छोटा बालक जिसे अन्य बच्चों या वयस्कों के अंतःक्रिया से वंचित रखा जाता है, कई तरह की शरारतें करता है जिससे उसका सामाजिक तिरस्कार होता है और वह अंततः वह स्वयं अपने आप को प्रतिकूल ढंग से देखने लगता है और उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है वो डेवलप नहीं हो पाता या विकृत हो जाता है। इसी प्रकार से दूसरी तरफ बड़ी आयु की या उम्र के में सामाजिक वंचन होने से, अधिक उम्र में सामाजिक वंचन होने से व्यक्ति आत्मवंचित यानी सेल्फ बाउंड हो जाता है और उसमें स्वार्थपना तथा अन्य सामाजिक प्रवृत्तियां बढ़ जाती हैं। अब सेकंड पॉइंट है इसके अंदर ड्यूरेशन ऑफ डेप्रावेशन, वंचन की अवधि। वंचन की अवधि भी सामाजिक वंचन की संपूर्ण अवधि का प्रभाव भी व्यक्तित्व पर पड़ता है। नील के अध्ययनों के अनुसार जब इसकी अवधि लघु होती है तो यह व्यक्ति के सामाजिक संपर्क बढ़ाने की प्रेरणा और तेज कर देता है तथा दूसरी ओर अनुमोदन प्राप्त करने की हर कोशिश करता है। अतः यह कहा जा सकता है कि इसका प्रभाव व्यक्तित्व पर अनुकूल पड़ता है। दूसरी तरफ जब इसकी अवधि लंबी होती है तो इसका प्रभाव व्यक्ति पर अधिक प्रतिकूल होता है, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति कई तरह की अनुचित प्रवृत्तियां विकसित हो जाती हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट है इसके अंदर कॉज ऑफ डेप्रावेशन, वंचन के कारण। वंचन के कारण आंतरिक या बाह्य कुछ भी हो सकते हैं। कुछ कारक जैसे भौतिक कारणों से उत्पन्न सामाजिक वंचन को नियंत्रित करना आसान हो जाता है, जबकि कुछ कारणों जैसे कि सामाजिक तिरस्कार से उत्पन्न सामाजिक वंचन को नियंत्रित करना कठिन हो जाता है। मनोवैज्ञानिकों द्वारा किए गए अध्ययनों से स्पष्ट हुआ है कि कम उम्र के लोगों में जो वंचन होता है उसका मुख्य कारण उनकी भीतरी समस्याएं होती हैं तथा वृद्धावस्था में जो सामाजिक वंचन होता है उसका मुख्य कारण पर्यावरणीय यानी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं। आंतरिक कारणों से उत्पन्न सामाजिक वंचन व्यक्तित्व के लिए काफ़ी हानिकारक होता है और इससे उसके आत्मसंप्रत्यय यानी सेल्फ कंसेप्ट को अधिक क्षति पहुंचती है। नेक्स्ट पॉइंट है इंटेंसिटी ऑफ सोशल डिप्रावेशन, सामाजिक वंचन की तीव्रता। व्यक्तित्व पर सामाजिक वंचन की तीव्रता का भी प्रभाव पड़ता है। जब सामाजिक वंचन की तीव्रता अधिक होती है तो उसका व्यक्तित्व पर अधिक हानिकारक प्रभाव पड़ता है। जैसे एक बच्चा जो अपने साथियों में के बीच काफ़ी लोकप्रिय है, बीमार पड़ जाने पर या परिवार के साथ कहीं चले जाने पर सामाजिक वंचन का अनुभव कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर सामाजिक संपर्क की आवश्यकता या इच्छा की भावना, एक्सटेंट ऑफ वांट्स और नीड्स ऑफ सोशल कॉन्टेक्ट्स।
सामाजिक संपर्क की आवश्यकता या इच्छा की भावना। जब व्यक्ति में अपनी खुशी एवं समायोजन को बनाए रखने के लिए पर्याप्त सामाजिक संपर्क की आवश्यकता होती है या उसकी इच्छा होती है, तो वैसी परिस्थिति में कहीं उसे सामाजिक संपर्क से न चाहते हुए भी पीछे हटना चाहता है, तो ऐसा सामाजिक वंचन व्यक्तित्व के लिए काफ़ी घातक व हानिकारक होता है। हार्लोक द्वारा किए गए अध्ययनों से स्पष्ट होता है। दूसरी तरफ कभी कभी व्यक्ति अपनी इच्छा से सामाजिक संपर्क से अपने आप को पीछे कर लेता है। इससे उसके समायोजन में एक तरह से मजबूती आती है और उसका व्यक्तित्व पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं दिखाई पड़ता। नेक्स्ट पॉइंट है आगे सी पॉइंट, सोशल एक्सेप्टेंस, सामाजिक स्वीकृति। सामाजिक स्वीकृति से तात्पर्य एक ऐसी सामाजिक अवस्था से होता है जिससे यह पता चलता है कि व्यक्ति अपने समूह में कितना अधिक लोकप्रिय है। कोई भी समूह व्यक्ति पर कितना प्रभाव डाल सकने में सक्षम है, यह दो बातों पर निर्भर करता है। पहला, वह समूह के लिए कितना स्वीकार्य है, अर्थात लोग जो है उसको कितना मान देते हैं, तथा इसके लिए ऐसी स्वीकृति कितना महत्व रखती है। सामाजिक स्वीकृति का स्तर बहुत अधिक से बहुत कम तक के प्रसार से होता है, रेंज से होता है, और इस स्तर का व्यक्तित्व पर सीधा प्रत्यक्ष प्रभाव देखा जाता है। सामाजिक स्वीकृति बहुत कम मात्रा में होने से जो अवस्था उत्पन्न होती है उसे सामाजिक विलगाव कहा जाता है, यानी समाज से थोड़ा सा अलग हट जाना। सामाजिक विलगाव में जो स्वीकृति की विपरीत अवस्था होती है का भी व्यक्तित्व पर पर्याप्त प्रभाव पर देखा गया है। मनोवैज्ञानिकों द्वारा किए गए शोधों से यह स्पष्ट होता है कि व्यक्तित्व पर सामाजिक विलगाव का प्रभाव इस बात पर आधारित होता है कि सामाजिक विलगाव ऐच्छिक तथा अनैच्छिक तथा क्या वह समूह द्वारा अस्वीकृत है या उपेक्षित है। जब व्यक्ति समूह द्वारा स्वीकृत होना चाहता है परंतु समूह उसे अस्वीकृत कर देता है, तो इससे वह न केवल उन लोगों के प्रति अप्रसन्नता व्यक्त करता है जो इसके लिए उत्तरदायी हैं, बल्कि पूरे समूह के प्रति वह सामान्य ढंग से नाराजगी दिखाता है। यह प्राय दुखी और विश्वासग्रस्त रहता है और उसका जो ईगो डिफेंस मैकेनिज्म है भी वह दूसरों के प्रति जो है ईगो डिफेंस मैकेनिज्म भी विकसित कर लेता है, अर्थात अहम प्रतिरक्षा प्रक्रम भी विकसित कर लेता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है डी पॉइंट, प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन। प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन क्या है? मनोवैज्ञानिकों द्वारा किए गए अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ है कि व्यक्तित्व पर पूर्वाग्रह तथा विभेद का भी असर पड़ता है। पूर्वाग्रह एक मनोवृत्ति है जो व्यक्ति को किसी समूह या उसके सदस्य के प्रति अनुकूल प्रभाव पड़ता है। पूर्ववृत्ति एक मनोवृत्ति जो व्यक्ति को किसी समूह या उसके सदस्यों के प्रति अनुकूल या प्रतिकूल ढंगों से सोचने, प्रत्यक्षण करने, अनुभव करने तथा क्रिया करने के लिए पहले से ही तत्पर बना देती है। विभेद, डिस्क्रिमिनेशन, पूर्वाग्रह की व्यवहारात्मक अभिव्यक्ति है। विभेदन में किसी खास समूह के सदस्यता के कारण उस समूह के सदस्यों के साथ धनात्मक या ऋणात्मक ढंग से व्यवहार किया जाता है। इन दोनों का व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। इनके प्रभाव, ये जो प्रभाव हैं, ये मुख्य दो प्रकार से देखे गए हैं। पहला प्रभाव, पूर्वाग्रह एवं विभेद दिखाए जाने वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व पर प्रभाव डालते हैं। कैसे प्रभाव डालते हैं ये? पूर्वाग्रह एवं विभेद से उस लक्ष्य व्यक्ति की व्यक्तित्व कितना प्रभावित होगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि लक्ष्य व्यक्ति जिसके प्रति पूर्वाग्रह एवं विभेद दिखलाया जा रहा है किस
हद तक इस बात से अवगत हैं कि उसे तिरस्कृत किया जा रहा है। उसके बाद इसके अंदर इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं हैं। कौन कौन सी विशेषताएं हैं? सबसे पहली है पूर्वाग्रह। इसके अंदर कुछ अंतर भी दिए गए हैं पूर्वाग्रह तथा डिस्क्रिमिनेशन के अंदर। पूर्वाग्रह एवं विभेद से व्यक्ति अपने आप में तथा अपने संपूर्ण समूह से घृणा करने लगता है। इससे उसमें विद्वेष तथा तीखी मनोवृत्ति विकसित हो जाती है और उसे विश्वास हो जाता है कि संपूर्ण सामाजिक वातावरण ही विद्वेषी है, मतलब उसके विरुद्ध है। सेकंड पॉइंट, घृणा के भाव के कारण लक्ष्य व्यक्ति के में आक्रामक व्यवहार पैटर्न विकसित हो जाते हैं और इस तरह के समाज विरोधी व्यवहार द्वारा इस आक्रामक व्यवहार की अभिव्यक्ति होती है। इसमें धीरे धीरे किशोरापराध तथा व्यस्क अपराध की ओर एवं लक्ष्य व्यक्ति में प्रवृत्ति अधिक बढ़ने लगती है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं इसके अंदर, ग्रुप स्टेटस। इसका एक सेकंड पॉइंट रह गया है। पहला तो था पूर्वाग्रह एवं विभेद दिखाए जाने वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व पर का प्रभाव। फिर है पूर्वाग्रह तथा विभेद दिखाने वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व पर प्रभाव। जो व्यक्ति पूर्वाग्रह एवं विभेद दिखाता है उसका व्यक्तित्व भी मनोवैज्ञानिक ढंग से क्षतिग्रस्त हो जाता है। हाँ, इसका स्वरूप उस क्षति से भिन्न होता है जो उस व्यक्ति का था जिसके प्रति पूर्वाग्रह एवं विभेद दिखलाया गया है। नेक्स्ट इसका पॉइंट है ई पॉइंट, ग्रुप स्टेटस। किसी भी सामाजिक समूह में चाहे उसका आकार बड़ा हो या छोटा हो, पद या पदवी के ख्याल से सदस्य एक दूसरे से भिन्न होते हैं। कुछ नेता होते हैं तो कुछ अनुयायी होते हैं। कुछ लोग अपने पद से संतुष्ट हो जाते हैं तो कुछ लोग अपने पद से संतुष्ट नहीं होते तथा वे उस पद को हासिल करना चाहते हैं जो उसकी इच्छा का होता है। नेता तथा अनुयायी दोनों की भूमिकाओं का व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अतः इन दोनों के प्रभावों का वर्णन अलग अलग किया गया है। पहला फर्स्ट पॉइंट, नेतृत्व का पद व्यक्तित्व पर प्रभाव। दूसरा है अनुयायी पद का व्यक्तित्व पर प्रभाव। नेता पद का व्यक्तित्व पर प्रभाव। नेता समूह का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। साधारणतः समूह के वैसे सदस्यों को नेता कहा जाता है जिसका अनुसरण करने के लिए अन्य सदस्य तैयार रहते हैं, क्योंकि वह सामाजिक संबंध में अपनी प्रवीणता दिखला पाने में समर्थ हुआ है। नेतृत्व का स्वरूप सत्तावादी तथा प्रजातांत्रिक कुछ भी हो सकता है। नेतृत्व की दिशा धनात्मक या ऋणात्मक इस अर्थ में हो सकती है कि एक नेता किसी क्रियाओं द्वारा समूह के सदस्यों को सामाजिक अनुमोदन या सामाजिक तिरस्कार कुछ का भी सामना करना पड़ता है। मनोवैज्ञानिकों द्वारा किए गए अध्ययनों से स्पष्ट हुआ है कि नेतृत्व पद का व्यक्तित्व के विकास में काफी प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट, इफेक्ट ऑफ फॉलोवर्स ऑन पर्सनैलिटी। अनुयायी पद का व्यक्तित्व पर प्रभाव। अनुयायी नेता के समान ही सामाजिक समूह के स्वीकृत सदस्य होते हैं। कुछ अनुयायी तो ऐसे होते हैं जो नेता से अधिक लोकप्रिय होते हैं, परंतु क्योंकि उनमें नेतृत्वशील गुण का या कौशलों की कमी होती है, इसलिए नेता पद उन्हें नहीं मिल पाता। नेतृत्व पद जो है उन्हें नहीं मिल पाता।
अनुयायी होने का भी व्यक्तित्व पर अपना खास प्रभाव पड़ता है। कौन कौन सा प्रभाव है? ये कुछ प्रभाव हैं। जैसे फर्स्ट है, नेता पर समूह के लक्ष्यों पर पहुंचने की जिम्मेदारी होती है, जबकि अनुयायी पर इस तरह की कोई जिम्मेवारी नहीं होती। उसके बाद में है, नेक्स्ट है, नेता परिस्थिति का विश्लेषण करके उस दिशा में क्रिया प्रारंभ करते हैं, जबकि अनुयायी उस समय तक का इंतजार करते हैं जब तक कि कार्य करना प्रारंभ नहीं किया जाता, और इसके बाद समूह लक्ष्य को पूरा करने के लिए वे सिर्फ मदद करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, सामान्यतः नेता अनुयायियों की तुलना में अधिक सत्तावृत्ति मनोवृत्ति रखने वाले होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर, सामूहिक गतिशीलता। सामूहिक गतिशीलता क्या है? ग्रुप मोबिलिटी। ग्रुप मोबिलिटी क्या है? व्यक्तित्व पर सामूहिक गतिशीलता का भी प्रभाव पड़ता है। सामाजिक गतिशीलता से तात्पर्य एक ऐसी प्रक्रिया से होता है जिसमें व्यक्ति को स्तर का या पद एक सामाजिक समूह के भीतर ही परिचित होता है, या फिर एक सामाजिक समृद्ध से दूसरे सामाजिक समूह में जाने के परिणाम स्वरूप परावर्तन होता है। जब व्यक्ति का पद किसी दूसरे समूह में जाकर या एक उच्च स्तरीय पद या निम्न स्तरीय पद पर कार्य करता है तो इसे सामूहिक गतिशीलता का नाम देते हैं। सामूहिक गतिशीलता में व्यक्ति के सामाजिक संरचना के विशेष स्तर पर पद में परिवर्तन होता है, अतः इसमें स्वतः ही सामाजिक संबंध में परिवर्तन हो जाता है। इसके बाद इसमें है नेक्स्ट पॉइंट, इसके अंदर जो ये सामाजिक गतिशीलता है वो दो प्रकार की होती है। पहली है हॉरिजॉन्टल और दूसरी है वर्टिकल। तो सबसे पहले हम लेते हैं व्यक्तित्व पर समस्त सामाजिक गतिशीलता का प्रभाव। पहला प्रभाव इसमें लिया, फिर उसके समस्त सामाजिक गतिशीलता में व्यक्ति को पुराने व्यवहार वातावरण से निकालकर नए वातावरण में नए समूह या व्यक्तियों के साथ समायोजित करना होता है। जब तक व्यक्ति इस नए वातावरण में अपने आप को समायोजित नहीं कर लेता, व्यक्ति के अकेलापन तथा असंतुष्टि का भाव तीव्र बना रहता है तथा उसे अपने पुराने परिवेश में लौट आने की इच्छा तीव्र हो जाती है। सेकंड पॉइंट इसके अंदर, सेकंड पॉइंट है इफेक्ट ऑफ वर्टिकल मोबिलिटी अपॉन पर्सनैलिटी। व्यक्तित्व पर अनुलंबन गतिशीलता का प्रभाव। अनुलंबन गतिशीलता का भी प्रभाव व्यक्तित्व पर बहुत अधिक पड़ता है। अनुलंबन गतिशीलता का प्रभाव चाहे ऊर्ध्वगामी या फिर अधोगामी, अपवर्ड या डाउनवर्ड हो, यह व्यक्ति के सेल्फ कंसेप्ट को अधिक हानि पहुंचाता है। इन दोनों तरह के अनुलंबन गतिशीलता के पड़ने वाले प्रभाव को वर्णन या अलग अलग इस प्रकार से हम कर सकते हैं। पहला है इफेक्ट ऑफ अपवर्ड मोबिलिटी। पर्यावरण यद्यपि ऊर्ध्वगामी गतिशीलता से व्यक्ति को अधिक प्रशंसा मिलती है, हमारे इससे दूसरों को ईर्ष्या की भावना उत्पन्न होती है और यह व्यक्तित्व के लिए हानिकारक सिद्ध हुआ है, क्योंकि उसमें उसका सेल्फ कंसेप्ट क्षतिग्रस्त हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर असुरक्षा की भावना। जब भी ऊर्ध्वगामी गतिशीलता होती है तो व्यक्ति में असुरक्षा का भाव उत्पन्न हो जाता है। इससे व्यक्ति की जिंदगी का प्रत्येक पहलू प्रभावित होता है, परंतु इसका सबसे बुरा प्रभाव सामाजिक संबंध पर पड़ता है।
उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक विलगाव। सामाजिक विलगाव हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ऊर्ध्वगामी गतिशीलता में सामाजिक विलगाव, सोशल आइसोलेशन। ऊर्ध्वगामी गतिशीलता से व्यक्ति में सामाजिक विलगाव का भाव उत्पन्न होता है जो उसके आत्म संप्रत्यय को क्षतिग्रस्त करता है। ऊर्ध्वगामी गतिशीलता के परिणाम स्वरूप व्यक्ति को परिवार के सदस्य, अपने पहले के दोस्तों एवं परिचित व्यक्तियों के संबंध को विच्छेद करना होता है, उनसे अलग होना होता है तथा नए समूह के सदस्यों के साथ संबंध जोड़ना होता है जो बहुत ही धीरे धीरे संपन्न हो जाता है। इससे व्यक्ति में अकेलेपन की भावना जो है वो विकसित हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका अधोगामी गतिशीलता का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ डाउनवर्ड मोबिलिटी। अधोगामी गतिशीलता में व्यक्ति सामाजिक पदानुक्रम यानी सोशल हायरार्की में नीचे जाने के लिए बाध्य होता है। ऐसे व्यक्ति में हीनता, इनएडिक्वेसी यानी अपर्याप्तता का भाव विकसित होता है। वे कुंठा का अनुभव करने लगते हैं और अपने आप को असफल समझने लगते हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि व्यक्तित्व के सामाजिक निर्धारक अनेक हैं जिनका व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं पर काफ़ी अधिक प्रभाव पड़ता है। सामाजिक निर्धारकों का अनुकूलन प्रभाव पड़ने पर धनात्मक आत्मसंप्रत्यय तथा प्रतिकूल प्रभाव पड़ने पर नकारात्मक आत्मसंप्रत्यय विकसित होता है। थैंक यू।